हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स बायलिंगुअल लैंग्वेज में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के लिए। मैं पुनीत भाटिया आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले आपको तानाजी आईएएस एकेडमी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, तानाजी आईएएस एकेडमी के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद अ स्टिल सिलेक्शन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के लिए। एंड वेल फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है तानाजी आईएएस एकेडमी का वो है डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं जिसमें चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पूल्स all while the class is going on. And well, second important feature है structured courses. All our courses are structured in line with your exam syllabus to help your best prepare for it. And well, live test and quizzes evaluate your preparation with our regular mock test and quizzes and get detailed analysis on your performance. And after that, unlimited access. One subscription gets your access to all our live and recorded courses to watch from the comfort of any of your devices. And well, students, अबाउट मी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 19 years एंड मेंटर्ड 12 lakh लर्नर्स। सब्जेक्ट करंट अफेयर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ टीचिंग। वेल स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो आप उसको भी थोड़ा सा समझ लें। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ₹7,000 पर मंथ है। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्राइब करते हैं 6,000 पर मंथ। 6 मंथ्स के लिए 5,000, 3 मंथ्स के लिए 6,000, 6 मंथ्स के लिए 5,000। एंड इसी तरह से 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। एंड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल टू डिलीवरी बाय कोरियर। तो वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है तानाजी आईएएस एकेडमी के। और अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये सारे बहुत ही कंसेशनल वे में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड वेल स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें आप इस वीडियो को। तानाजी आईएएस एकेडमी फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब आपको प्रोवाइड करवाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश प्रोविंशियल कमीशन ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमीशन ऑफ स्टेट एंड बिहार पीसीएस के लिए। तो वेल स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स इन शॉर्ट। मैं पुनीत भाटिया आज आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स अगस्त 2020। तो वेल स्टूडेंट्स, अगस्त 2020 को डिस्कस करने से पहले एक बार अवलोकन ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आपके साथ आज कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु पर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो वेल स्टूडेंट्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज हमारी क्लास का, दैट इज डिमांड फॉर 6 शेड्यूल स्टेटस। जो अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है भारत सरकार को कि मेरे को 6th शेड्यूल यानी जो छठी अनुसूची है उसमें आप मेरे को स्टेटस दें और मैं उसमें जगह लेना चाहता हूं। तो उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। बजट में निर्मला सीतारमन 2020-21 में निर्मला सीतारमन सेड दैट वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपने देखा होगा किस तरह के घोटाले अभी पिछले कुछ सालों से हुए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई और स्टूडेंट के साथ बहुत धोखा हुआ। और इसी वजह से इस तरह की डिमांड एक उठी कि क्यों ना इसको नेशनल लेवल पे एक कंबाइन एजेंसी अगर कंडक्ट करे और ट्रांसपेरेंसी इसमें काफ़ी रहे, क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य जो है वो बड़ा दाव पे लगा होता है। और इसी वजह से भारत सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को डिजाइन किया। सो इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेल, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इंडिया ईयू रिलेशन। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे आज भारत और ईयू की दोस्ती बढ़ती जा रही है। और जो वर्चुअल मीटिंग इनकी हुई वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे इंडिया ईयू के करंट रिलेशन किस तरह के हैं। वेल, उसके बाद ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन
एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी अभी भारत सरकार ने डिजाइन की है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और इसका पर्पस क्या है? सो फ्रेंड्स, पर्पस यही है कि आने वाले टाइम में किस तरह से डिफेंस को हम एक कमर्शियल वे में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ आपको पता है वॉर हो नहीं रही। 1999 की कारगिल वॉर लास्ट वॉर थी, उसके बाद 2020 आज चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पे कोई वॉर नहीं है। इवन 1971 की इंडो पाक वॉर लास्ट वॉर थी। 1999 की जो कारगिल वॉर थी, दैट वाज ओनली हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। सो अगर 1971 से हम इसको काउंट करें तो आप देख सकते हैं लम सम 51 ईयर्स हो गए, कोई वॉर नहीं हुई। और जो हम जखीरे खड़े करते हैं डिफेंस सेक्शन में, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। और इसी वजह से आज भारत सरकार ये प्लान कर रही है कि क्यों ना अब डिफेंस को हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें, यानी अपने प्रोडक्ट बनाएं और दूसरे कंट्री को उसको एक्सपोर्ट करें। ये सभी पॉइंट्स हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। क्या पॉलिसी है भारत सरकार की प्रमोशन एक्सपोर्ट पॉलिसी। उसके बाद अर्बन फॉरेस्ट्री, जैसा आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हर कंट्री को ये दिशा निर्देश हैं यूएनओ के कि आप अपने यहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप करें। 33% आपके टोटल एरिया का फॉरेस्ट एरिया आपके पास होना चाहिए। लेकिन अर्बन फॉरेस्ट्री एक नया शब्द, एक नया वर्ड, एक नई वोकैब, एक नया एक्रोनिम सामने आया है। एंड अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि अर्बन सिटीज, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको फोकस करना होता है, यानी सतत विकास को, कि आप मेट्रो बनाएं, आप वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करें, लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया को भी ध्यान रखें। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा, जब डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुई, तो वहां पर जो डॉक्टर श्रीधरन थे, ई श्रीधरन, उस समय के डीएमआरसी के चेयरमैन, उनको भारत सरकार ने स्ट्रिक्टली ये आदेश दिए थे कि अगर आप एक पेड़ काटेंगे डीएमआरसी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो आप 2 पेड़ के, 2 ट्रीज के सीड्स आप सोइंग करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मेट्रो बन के दिल्ली सुंदर बन जाए लेकिन दिल्ली का इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ा जाए। और ई श्रीधरन ने ऐसा ही किया। दैट वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट्स व्हाई ई श्रीधरन received Padma Vibhushan Award and Delhi became the greenest capital of the world. So that was the urban forestry. So अभी urban forestry अगस्त 2020 में क्यों करंट अफेयर्स में न्यूज में है, वो पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेल स्टूडेंट, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले डिमांड फॉर 6th शेड्यूल की अगर बात करें, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंपटीशन में आपसे पूछा जाए कि अभी करंट अफेयर्स में कौन सा स्टेट जिद कर रहा है, शोर मचा रहा है कि मेरे को भी आप 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची, 6th लिस्ट में आप मेरे को डालो, सो दैट इज अरुणाचल प्रदेश असेंबली यूनानिमसली पास अ रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल में आने से फर्क क्या पड़ता है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। एंड 6th शेड्यूल में ऑलरेडी कौन कौन से स्टेट हैं वो पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं। 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू ट्राइबल कम्युनिटीज टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरिया इन अमटम, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला अमटम, मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दैट इज कॉल्ड अमटम। तो स्टूडेंट्स, आप इसे जरूर याद रखें अमटम को, लेकिन आप एम से कंफ्यूज मत हो जाना। आपको ध्यान रखना है दैट इज मेघालय एंड मिजोरम, नॉट मणिपुर। तो ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 सबसेक्शन 2 एंड 271 सबसेक्शन 1 में। तो स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ता है 6th शेड्यूल में आने से, पहले वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो आप इसको पहले देख लें परफेक्टली। ये जितनी भी रेड लाइंस आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में, और ये जितना भी इंडिया के जो बाउंड्री लाइन है, तो आसाम की बात करें, मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें और मिजोरम की बात करें, ये सभी के सभी जो स्टेट हैं, ये आर्टिकल 371 से इनको स्पेशल स्टेट का एक स्टेटस इन लोगों को मिला हुआ है। यहाँ के जितने भी ट्राइबल सेक्शन के लोग यहाँ पे रहते हैं, और उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं बनाई जाती हैं। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से फाइनेंस इनको उपलब्ध कराया जाता है। यानी अगर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारें केंद्र सरकार से डिमांड करती हैं कि हमें यहाँ पे ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए 1
करोड़ रुपीस हमें चाहिए, तो केंद्र सरकार इनसे नहीं पूछती कि आपको 1 करोड़ रुपीस का आपने क्या किया, और बहुत अच्छे से इनको इनके डेवलपमेंट के लिए पैसा दे दिया जाता है। तो शायद यही कारण है अरुणाचल प्रदेश का अट्रैक्ट होने का 6th शेड्यूल में, कि आप मेरे को भी 6th शेड्यूल में डालें। वैसे पर्पस तो यही है अरुणाचल प्रदेश की सरकार का, कि अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल सेक्शन है उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को लगता है कि अगर केंद्र सरकार 6ठी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को जगह देती है तो शायद उसका डेवलपमेंट, उसके ट्राइबल एरिया का, उसके ट्राइबल सेक्शन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से और द्रुत गति से होगा। तो वेल शायद इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने इसको पास किया, और अब ये गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार जब तक इसको ओके नहीं करती, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते, तब तक अरुणाचल प्रदेश के दरवाजे, उसके डोर 6ठी अनुसूची में आने के लिए नहीं खुलेंगे। वेल हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बैठती हैं। वो ये कि अगर आप इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट बोल रहा है कि उसे 6th शेड्यूल में जगह मिलनी चाहिए, तो वो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। एंड 6th अनुसूची में कौन कौन सा स्टेट है, तो आपका आंसर है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और वो कौन सा आर्टिकल है जो इस स्टेट की जनता को, ट्राइबल सेक्शन को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की परमिशन देता है और केंद्र सरकार इनको यहाँ पे पैसा अलॉट करती है डेवलपमेंट के लिए। वो आर्टिकल है 244 का सबसेक्शन 2 एंड 275 का सबसेक्शन 1। एंड वेल अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप इंडिया के मैप पे देख सकते हैं। ये टॉप पर इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन को टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना से इसकी टच होती है, और इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक जेन्युइन भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे माइग्रेंट, रिफ्यूजीज चाइना से, तिब्बत से यहाँ पर आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको अपने ट्राइबल एरियाज और अपने ट्राइबल सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वेल स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड सेटिंग अप of a national recruitment agency and independent body to conduct examination for government jobs। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भारत सरकार ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को डिजाइन किया है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। एंड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनआरए के नाम से जान रहे हैं, was first proposed by the government in यूनियन बजट 2020। तो वेल इसको भी निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2020 में जगह दी थी और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का वादा किया था इस फाइनेंशियल ईयर में। वेल उसको डिजाइन कर दिया है फाइनली अगस्त 2020 में। तो अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट सीईटी, शॉर्ट फॉर्म में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको सीईटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Well, government has sanctioned a sum of rupees 1500 crore rupees for the National Recruitment Agency, which will be undertaken over a period of 3 years। वेल 3 सालों के लिए ये पैसा अलॉट किया गया है कि आप एग्जाम्स कंडक्ट करें, और आपको ये बजट दिया जाता है 1500 करोड़ रुपए का नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। और इसके की फीचर्स क्या हैं, अब उनको देख लेते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी सोसाइटी रजिस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है एनआरए का, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, हेडेड बाय अ चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेल काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एनआरए का जो चेयरमैन है वो किस लेवल का चेयरमैन होगा, तो आप बता सकते हैं सेक्रेटरी रैंक होगी, मींस सीनियर मोस्ट कोई आईएएस का चेयरमैन होगा। एंड इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। वेल अब आपको ये बता देते हैं कि अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है अगस्त 2020 में कि NRA एजेंसी 3 एजेंसीज के लिए अभी फिलहाल पेपर डिजाइन करेगा, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, और वो 3 ऑर्गेनाइजेशन है SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड IBPS के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा। साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर एग्जाम्स होंगे और 12 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। वेल पर्पस क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। पर्पस यही है
कि स्टूडेंट के मन में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि मुझे रेलवे का एग्ज़ाम देना है, तो मैं रेलवे की साइट पे जाके सर्च करूँ। मुझे आईबीपीएस का नोटिफ़िकेशन देखना है, मैं आईबीपीएस की साइट पे जाऊँ। कहीं इसी बीच में एसएससी का नोटिफ़िकेशन मेरे हाथ से ना निकल जाए। सो वेल एक कॉम्बो प्लान अब आपके लिए तैयार कर दिया गया है। एक ही साइट पर ये ऑर्गनाइज़ेशंस के जो जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, वो आपको ईज़िली अवेलेबल होंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूँकि भारत सरकार की अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में आ चुकी है, तो अब यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम होंगे। जिस तरह से एसएससी ने, आईबीपीएस ने और आरआरबी ने मायूस करा है भारत के स्टूडेंट को, वो मायूसी की दास्तां अब शायद खत्म हो जाएगी एनआरए के बनने से। और बहुत ही सिस्टमैटिकली जैसा वादा किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2020 के सायकालीन संध्या पे, जब बजट को डिस्कस किया जा रहा था, कि ये एजेंसी अब इस तरह से और इतने सिस्टमैटिक ढंग से एग्ज़ाम करवाएगी कि अब जो स्टूडेंट है उनको कोई भी मायूसी नहीं होगी। टाइम पे एग्ज़ाम होंगे, टाइम पे रिजल्ट आएंगे और कोई भी पेपर लीक होने की संभावनाएं अब नहीं होंगी। तो वेल स्टूडेंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद करने लायक कंपटीशन के हिसाब से, उसमें सबसे पहला पॉइंट है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दूसरा, इसके लिए पैसा अलॉट किया गया है 1500 करोड़ रुपए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में ये काम करेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो चेयरमैन होंगे वो सेक्रेटरी लेवल के चेयरमैन होंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी एजेंसीज के लिए अभी ये पेपर डिजाइन करेगा, दैट इज एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड आईबीपीएस। एंड कितने लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट करेगा, 12 लैंग्वेजेस में। साल में कितनी बार एग्जाम होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे। एंड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेल स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और अभी कुछ एग्जाम्स में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। वेल उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज क्लास का, दैट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन, इंडिया और ईयू के रिलेशन। वेल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगस्त 2020 में ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट रहा। तो रिसेंटली इंडिया द फिफ्थ इंडो ईयू समिट वॉज हेल्ड थ्रू अ वर्चुअल मीडियम। की आउटकम्स ऑफ द समिट, अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की वर्चुअल मीटिंग हुई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 15th मीटिंग थी, जबकि फर्स्ट मीटिंग आपको बता देते हैं सन 2000 में सबसे पहले इन दोनों कंट्रीज के बीच मीटिंग हुई थी, जिसको हम लोग फर्स्ट मीटिंग के नाम से जानते हैं। और अभी ये 15th मीटिंग थी 2020 में। वेल इसका जो थीम लाइन थी वो क्या थी, वो थी इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अ रोड मैप टू 2025। ये थीम भी कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। एंड वॉज adopted टू गाइड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ओवर द नेक्स्ट 5 years। यानी भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन अगले 5 सालों में किस तरह के रहने वाले हैं, वो क्या रोड मैप होगा, उसके ऊपर चर्चा इस सम्मेलन में की गई। वेल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन की अगर बात करें, तो यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर 80 बिलियन यूरो इनका आपस में एक ट्रेड रहा है। वर्थ ऑफ ट्रेड इन गुड्स 2019 एंड दैट इज 11% ऑफ टोटल इंडियन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आज भारत जितना ट्रेड करता है उसका लम सम 11% ट्रेड भारत यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ करता है। और उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 1 यूरो में 86 रुपीज के बराबर होता है, यानी 1 यूरो 86 रुपीज के लमसम आप मान सकते हैं। और अगर डॉलर की बात करें तो 1.18 डॉलर के बराबर होता है। यानी अगर आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर इसे काउंट करें तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि डॉलर में कितना ट्रेड है भारत और यूरोपियन यूनियन का। और अगर आप रुपीस में काउंट करना चाहते हैं तो 86 रुपीज के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि कितने रुपीस का ट्रेड है इंडिया और ईयू का। वेल स्टूडेंट्स, आपको ईयू के बारे में हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपको बताएंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसा यहाँ पे मैप में हमने शो किया है। इसमें पोर्तुगल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, बुल्गारिया, रोमालिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया, आयरलैंड एंड रिसेंटली ब्रिटेन की वजह से, यूके की वजह से ये टॉपिक बड़ा न्यूज़ में रहा, क्योंकि आपने सुना होगा ब्रेक्सिट।
और ब्रेक्सिट का मतलब है कि ब्रिटेन ने कर दिया है एग्जिट यूरोपीय यूनियन से, इसी वजह से इसका नाम पड़ा इस टॉपिक का ब्रेक्सिट। वेल, यूरोपीय यूनियन की शुरुआत कहा जाता है 1958 में हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम से, जब यूरोपियन कंट्रीज ने ये डिसाइड करा कि अब हम कोई वॉर नहीं लड़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबकी अकल ठिकाने पे आई और सबको लगा कि यार लड़ाई में सबका लॉस होता है, अब हम मिल बैठकर बिजनेस करेंगे और प्यार मोहब्बत से होगा बिजनेस और हम खेलेंगे आपस में एफटीए। एफटीए व्हाट एग्जैक्टली एफटीए स्टैंड्स फॉर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वेल, मैं अपना सामान आपकी मार्केट में भेजूंगा, आप उसके ऊपर टैक्स मत लगाना, आपका सामान मेरी मार्केट में आएगा, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, और इस खेल का नाम होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसने एफटीए का कॉन्सेप्ट दिया। आज वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो G20, चाहे वो G15, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो इट्सा हो, चाहे वो ओपेक हो, चाहे वो एपेक हो, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आज एफटीए पर ही खेलती हैं और एफटीए पर ही उनकी फाउंडेशन डली हुई है। और यूरोपीय यूनियन के भारत के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे। यूरोपीय यूनियन में शुरू में 10 कंट्रीज थे, धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी शर्त थी कि आपको यूरो एज ए मॉनेटरी करेंसी अडॉप्ट करनी है और अपनी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन करना है। वेल, शुरू में कई सारे कंट्री रेडी नहीं हुए, सिर्फ 10 कंट्रीज रेडी हुए, लेकिन धीरे धीरे बाकी कंट्री ईयू के साथ जुड़ते चले गए और यूरो को अडॉप्ट करते चले गए। वेल, आज इसके अंदर 28 कंट्रीज हो गए हैं, लेकिन ब्रिटेन के निकलने के बाद से आज इसकी मेंबर संख्या है 27, यानी आज यूरोपीय यूनियन की जो मेंबर कंट्री है वो है 27 और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल में। तो वेल स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सभी, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे गए हैं। वेल, अभी आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इंडिया यूरोपीय यूनियन काउंसिल वॉज 15th वर्चुअल मीटिंग थी, ये वर्चुअल मीटिंग, फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग, लेकिन 15th इन अ रो, एंड की थीम थी इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप टू 2025, और इंडिया ईयू का ट्रेड है 80 यूरो बिलियन, जो कि 11% टोटल ट्रेड का बैठता है, जबकि ईयू इज द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद 67.7 यूरो बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन 2018। यानी आज भारत में जितने भी कंट्रीज पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें 22% पैसा यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज का इनफ्लो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्री भारत में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया के टोटल एफडीआई इनफ्लो का 22%, 22% है। वेल स्टूडेंट, उसके बाद ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पर आते हैं। 2020 recently Minister of Defense proposed draft defense production and export policy 2020 with an aim to double India's defense production in 5 years and current status of defense production in India। वेल, पहले आपको ये बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो ड्राफ्ट बनाया है इसका मेन पर्पस है कि अब इंडिया के डिफेंस सेक्शन को हम थोड़ा कमर्शलाइज करें और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। बहुत टाइम हो गया इंडिया को अपने डिफेंस की चीज़ें खरीदते हुए, और अब इंडिया चाहता है कि वो जो उससे छोटे छोटे कंट्री हैं उनको अपनी चीज़ें बनाकर बेचे। वेल, करंट स्टेटस की अगर बात करें तो इंडिया रिमेन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना जो वेपन्स है वो खरीदता है। सबसे ज़्यादा वेपन्स इस समय खरीदने वाला कंट्री है सऊदी अरेबिया, एंड ड्यूरिंग 2015 to 19 का ये सर्वे है, एंड विद रशिया एज इट्स लार्जेस्ट सप्लायर, यानी आज हम सबसे ज़्यादा जो वेपन्स परचेज करते हैं वो कंट्री है रशिया। वेल, ऑल्दो रशियाज का जो शेयर है ऑफ द इंडियन वेपन्स मार्केट हैज़ डिक्लाइंड 72%। हम इंडिया जो डिफेंस में 72% रशिया से इंपोर्ट करता था, अभी 56 करता है, लेकिन फिर भी मोर देन 50% हम रशिया से वेपन्स परचेज करते हैं। एंड एस्टिमेट सजेस्ट द इंडियन armed forces could spend about 130 US billion to procure defense equipment in next 5 years। वेल, ये हमारा टारगेट है कि हमें 130 बिलियन डॉलर अगले 5 सालों में खर्च करने हैं डिफेंस के ऊपर। वेल स्टूडेंट, पहले आपको ये बता दें, जैसा अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, 1971 की इंडो पाक वॉर थी लास्ट, 1999 की कारगिल वॉर हुई, बट दैट वाज हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। तो अगर हम लोग एक प्रॉपर वॉर की बात करें तो 71 के बाद से आज 2020 चल रहा है, कोई वॉर नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 51 सालों से कोई वॉर नहीं हुई।
और आप देख सकते हैं ये बोफोर्स कैनन्स, ये हमारे हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे चॉपर्स, ये हमारी सबमरीन्स, ये हमारा भीष्म टैंक, और अगर आप देखें तो हमारी एयरफोर्स आर्मी, हमारी नेवी आर्मी, हमारी जो लैंड आर्मी है, वो किस तरह से हमने जखीरे खड़े करे हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई वॉर होती है तो हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आपको पता है डिफेंस की एक पंच लाइन है, असेंशियल इविल कहा जाता है डिफेंस को, कि आप जितना पैसा यहाँ पे झोंकते हैं वो सब मनी ब्लॉक है, क्योंकि इन भविष्य में पता नहीं कब लड़ाई होगी, और आपने जो जखीरे खड़े करे हैं वो जस्ट पैसा वेस्ट है, बस दुश्मन को, पड़ोसियों को ये डर दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत वेपन्स हैं, और उसका यूज नहीं हो रहा। शायद इसी वजह से बजट जो है अब डिफेंस का धीरे धीरे कम करती जा रही है सरकार, और अब जो भी चीजें हम बनाएंगे या जो हम खरीदेंगे वो आगे हम बेचेंगे। जैसे आपने सुना होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस, अभी हमने बनाया था एलसीए अपना, और हमने बनाने के बाद तेजस को सबसे पहले हमने बेचा उसको भूटान को, जबकि हमने खुद भी ट्रायल नहीं लिया था, और हमने भूटान को दिया। भूटान ने हमसे कहा भी कि सर एक बार आप ट्रायल ले लें, तो हमने कहा हमने बनाया है, बहुत अच्छा है, आप इसे यूज करें। तो वेल भूटान को हमने काफ़ी तेजस बेचे। तो कहीं ना कहीं एफडीआई का इन्फ्लो होता है, उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कंट्री का। तो ये सारी पॉलिसी जो है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। एंड वेल इसी के लिए भारत सरकार ने एक सृजन नाम से पोर्टल बनाया है, जहां पर 10,000 करोड़ रुपए तक के आप वेपन्स को बेच सकते हैं इजिली। अगर आपको कोई वेपन खरीदना है तो आप सृजन पोर्टल पर आए, जिसको मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूं तो ये है सृजन, SRIJAN, सृजन ये पोर्टल है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, 3,000 प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको कुछ खरीदना है तो आप भारत सरकार से सृजन पोर्टल पे परचेज कर सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की डील आप इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे आप जरूर याद रखें। वेल उसके बाद आते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, जो हमारा एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज क्लास का। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज selected अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नगर वन एंड और अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। तो अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के लिए हमने ईटानगर को भी चूज किया है। ये स्कीम क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट एनविसेजेस creating forest in 200 urban cities across the country in next 5 years with a renewed focus on people's participation and collaboration between forest department, municipal bodies, NGOs, corporates and local citizens. And Pune's Varji forest offer good model for growth। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पुणे का जो वर्जी फॉरेस्ट है वो एक गुड मॉडल है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। एंड फॉरेस्ट वंस एस्टैब्लिश विल बी मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल अर्बन फॉरेस्ट्री इन इंडिया की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी फॉर पर कैपिटा ओपन स्पेस वेरीज फ्रॉम 0.81 स्क्वायर मीटर इन चेन्नई एंड 278 स्क्वायर मीटर इन ग्रेटर नोएडा। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज are far behind per capita forest availability in comparison to European countries and United States of America की जो cities हैं, that is 20 to 40% of total geographical area। पहले स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि इस टॉपिक में ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी हमने अर्बन फॉरेस्ट्री का एक मिशन लॉन्च किया है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण हमारा जो मंत्रालय है, वन विभाग हमारा मंत्रालय है, और जो हमारा एक तरह से पर्यावरण, जो हमारी क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो हमारा मंत्रालय है, उसने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए चूज किया, जहां पे पेड़ लगाए जाएंगे। और टारगेट है कि 200 अर्बन सिटीज को इसके तहत चूज किया गया है। अगले 5 सालों में हमने 200 सिटीज में ये फॉरेस्ट डेवलप करने हैं, और इसमें एनजीओज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ लोकल सिटीजन भी हमें हेल्प करेंगे, सरकार हेल्प करेगी, बॉडीज हमें हेल्प करेंगी। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब फॉरेस्ट एक बार लग जाएगा तो राज्य की सरकार उसको हैंडल करेगी, यानी लगाने का जो काम है वो केंद्र सरकार का होगा, और उसमें लोकल बॉडीज उसको हेल्प करेंगे। लेकिन जब एक बार वो लगा दिया जाएगा तो उसको डेवलप करने का, उसका रख रखाव, उसका लुक आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सर्वे बताता है कि पर कैपिटा जो एक ओपन स्पेस है वो 10 से 12 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। यानी आपके घर के बाहर कितनी जगह खाली है, अगर आपके घर में 5 लोग रहते हैं
तो पर व्यक्ति 10 से 12 स्क्वायर मीटर ओपन स्पेस आपके लिए प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। और हमारे यहाँ पर ये बहुत वेरी करता है, ये यूएनओ का डेटा है, 10 से 12 स्क्वायर मीटर हर व्यक्ति के लिए ओपन स्पेस उसके जिले में, उसके नगर में, उसके गांव में उसके लिए होना चाहिए, जो सरकार उसको प्रोवाइड करवाए। एक खुला एरिया उसको 10 से 12 स्क्वायर मीटर चाहिए एक खुली सांस लेने के लिए। हमारे यहाँ पे वेरी करता है। अगर मैं बहुत कम बात करूँ तो 0.81 स्क्वायर मीटर है, जो कि चेन्नई में है, तो आप देख सकते हैं। और अगर मैं बहुत अच्छी बात करूँ तो 278 स्क्वायर मीटर है, जो कि गाइडलाइन से भी बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 चाहिए, जबकि है 278, और ये है ग्रेटर नोएडा में। तो हमारे यहाँ कंट्री में कुछ ऐसा ही है। स्थिति है तो बहुत खराब, और अगर अच्छी है तो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति अच्छी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 10 से 12 रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल है 278 स्क्वायर मीटर इन ग्रेटर नोएडा। तो वेल, आपको ये भी पता होगा कि 33% आपके जोग्राफिकल एरिया का अगर आपके यहाँ पे फॉरेस्ट है तो आप एक बन जाते हो आदर्श कंट्री, एक आदर्श देश, कि आपके यहाँ पर 33% फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो कि माना जाता है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हद तक हरा चुके हो। पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में फॉरेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया हमारे यहाँ पर हरियाणा में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसेंटेज में हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, परसेंटेज वाइज, प्रतिशत वाइज। और अभी 2 सालों की जो रिपोर्ट है 2017 से 2019, तो आप ध्यान रखिए इन 2 सालों में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी स्टेट ने करी है तो वो है कर्नाटका, जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया अपने यहाँ पर इंक्रीज किया है। तो वेल, आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर हमने यहाँ पे शो किया है, ये इस तरह के फॉरेस्ट आपको इंडिया के अब 200 सिटीज में दिखने वाले हैं। सो वेल स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार फिर से जल्दी से रैपिड फायर में आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन 5 टॉपिक में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेल स्टूडेंट, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड फॉर 6 शेड्यूल, वो कौन सा स्टेट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। 6 शेड्यूल में कितने स्टेट हैं? तो वो है 4 स्टेट, उनके नाम है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या फायदा होगा 6 शेड्यूल में आने से? आप अपने यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत अच्छे से फाइनेंस अलॉट किए जाते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, जो आपको याद रखना है। इसको 1500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट करा है 3 साल का भारत सरकार ने। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में ये काम करेगी, और इसका चेयरमैन होगा सेक्रेटरी लेवल का। एंड 3 ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगी, एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वेल, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो मीटिंग है वो 5th वर्चुअल मीटिंग थी। थीम लाइन थी इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2025। इसकी पहली मीटिंग सन 2000 में हुई थी। ईयू का जो ओरिजिन है 1958 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम के हेडक्वार्टर के साथ हुआ, बेल्जियम की कैपिटल। शुरू में कंट्री फाउंडर मेंबर्स के 10 थे, धीरे धीरे कंट्री बढ़ी, 28 हो गई। ब्रेक्सिट से ब्रिटेन बाहर निकला, 27 कंट्रीज हैं। भारत और ईयू का ट्रेड अभी टोटल ट्रेड का 11% है, 11%, और टोटल इन्वेस्टमेंट का 22% ईयू के कंट्री आज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वेल, उसके बाद ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है वो आने वाले 5 सालों में भारत के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। लेकिन करंट सिचुएशन है, भारत वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। 5 सालों में रशिया से सबसे ज्यादा वेपन्स हमने खरीदे, 72%, लेकिन थोड़ा कम हुआ, फिर भी 56% है, जो कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। वेल, अगले 5 सालों में हमारा जो टारगेट है वो 130 यूएस बिलियन डॉलर खर्च करने का हमारा अंदेशा है, बजट है हमारा डिफेंस के सेक्शन में। और हमने एक सृजन नाम से पोर्टल बनाया है, जहां पे आप आसानी से इंडिया से वेपन्स परचेज कर पाएंगे। एंड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने हाल ही में एक्सपोर्ट किया है भूटान की आर्मी को। वेल, उसके बाद अर्बन फॉरेस्ट्री में हमने चूज किया है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर, जहां पे फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस पे काम कर रही है। इसका नाम है नगर वन स्कीम, जिसमें 200 अर्बन सिटीज को हमने चूज किया है। अगले 5 सालों में यहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। आइडियल कंडीशन होती है फॉरेस्ट की 33% आपके टोटल जोग्राफिकल एरिया की।
ओपन स्पेस होता है 10 से 12 स्क्वायर मीटर, जबकि हमारे यहाँ पे सबसे कम चेन्नई में, सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा, और इंडिया की ग्रीनेस्ट सिटी है चंडीगढ़, जो आप जरूर याद रखें कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पुणेज वर्जी फॉरेस्ट जो है वो एक गुड मॉडल डिक्लेयर हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, सबसे कम हरियाणा में है, प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे ज़्यादा है। वेल, कर्नाटक ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है इन 2 सालों में, 2017 से 19 के बीच में। तो वेल, ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, एंड होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, तानाजी आईएएस एकेडमी के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 न्यू फाउंडेशन कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन क्लासेस 10 अक्टूबर 2020 से यहाँ पे स्टार्ट होंगी। जो फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी वो होगा ऑनलाइन लाइव सेशंस होंगे, फेस टू फेस क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, डिस्कशन क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगा, और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको दी जाएंगी। वेल, कॉल अस टू रजिस्टर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग तानाजी आईएएस एकेडमी।